लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 3 क्लासेस मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा था। मोनोसेक्राइड्स के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि मोनोसेक्राइड्स जो हैं ये सिंगल यूनिट्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की सिंगल यूनिट्स, जिनमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स 3 से लेके मिनिमम 3 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं और मैक्सिमम 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल्स में हमने ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, ट्राईग्लिसराइड्स के बारे में पढ़ा, हमने डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के बारे में पढ़ा, ग्लूकोज है, राइबोज शुगर है, ये तमाम मोनोसेक्राइड्स में आते हैं। आज हम लोग ने स्टार्ट करना है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं ये इनकी पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। ये कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द मोनोसेक्राइड्स, लेस सॉल्युबल इन वाटर होती हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड्स, और हाइड्रोलिसिस जब इनकी की जाती है तो ये 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स यील्ड करती हैं। अब हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस इज़ दैट प्रोसेस इन विच वी ऐड वाटर, और वाटर ऐड करने से बॉन्ड टूटते हैं और जो चीज़ जिन यूनिट्स से बनी हुई होती है वो उन यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है, वो यूनिट्स जो है वो यील्ड करती है। तो जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं उनके अंदर अगर वाटर डाला जाए तो वो 2 यूनिट्स में भी डिवाइड हो सकते हैं। अगर 2 यूनिट से बनी हुई है, अगर 3 यूनिट से बने हुए ओलिगोसेक्राइड्स हैं तो वो 3 हाइड्रोलिसिस के बाद वो 3 यूनिट्स में डिवाइड हो जाएंगे। अगर 4 से बनी हुई हैं तो 4 यूनिट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो एंड सो ऑन, जितने भी यूनिट्स आपस में अटैच्ड होंगे ओलिगोसेक्राइड्स में, ऑन हाइड्रोलिसिस उतने ही यूनिट्स यील्ड होंगे। ओलिगोसेक्राइड्स जो है उन्हें हम डाइसेक्राइड भी कह सकते हैं। डाइसेक्राइड तब कह सकते हैं जब उनमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में अटैच्ड हों या जुड़ी हुई हों। इसी तरह से ट्राइसेक्राइड भी कह सकते हैं अगर 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में अटैच्ड हों, और टेट्रासेक्राइड्स भी कह सकते हैं अगर 4 मोनोसेक्राइड यूनिट्स अटैच्ड हों। इसी तरह से पेंटा सेक्राइड हो सकता है, हेक्सासेक्राइड्स हो सकते हैं, यानी 10 यूनिट्स तक भी हम जा सकते हैं। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा यूनिट्स आपस में अटैच्ड होंगे तो फिर वो ओलिगोसेक्राइड नहीं कहलाएगा, फिर वो पॉलीसेक्राइड में आ जाता है। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम मोनोसेक्राइड्स की स्ट्रक्चर का। जैसे ग्लूकोज की कल मैंने बात की थी, ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं और हर एक कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, और तीसरे कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हम यहाँ से देखें, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, तो तीसरे कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बाकी तमाम हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो राइट साइड पे होते हैं, और 6 कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साइड पे होता है और 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होते हैं। पहली कार्बन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड O होता है। इसी चीज़ को हम ओपन चेन से भी डिस्कस कर सकते हैं। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर थी ग्लूकोज की, एंड ग्लूकोज इज़ अ मोनोसेक्राइड, सिंगल यूनिट इसमें प्रेजेंट है। ग्लूकोज की अगर हम ओपन चेन की तरफ आए, स्ट्रक्चर की तरफ, तो ये ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है। कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन। थर्ड कार्बन में आप देख सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, पहली कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है। अब अगर इसी की रिंग स्ट्रक्चर, रिंग फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हेमी एसिटल फॉर्मेशन आ जाती है। हेमी एसिटल फॉर्मेशन ये है कि जो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, अब एक ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ के दूसरा बॉन्ड कार्बन नंबर 5 के साथ बना लेता है। कार्बन नंबर 5 के साथ वो कार्बन एटम जिसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिमूव होके कार्बन 1 के साथ चला जाता है और कार्बन 1 की वैलेंसी को पूरा करता है। और कार्बन 1 पे जो हाइड्रोजन एटम था उससे बेशक हम लेफ़्ट साइड पे भी लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे जो ऑक्सीजन ब्रिज बन गया है कार्बन 1 और कार्बन 5 के दरमियान, उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हेमी एसिटल फॉर्मेशन है। अब इसी से हम आते हैं रिंग स्ट्रक्चर की तरफ। रिंग स्ट्रक्चर इसी से बनती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऑक्सीजन है, इसी ऑक्सीजन को हमने यहाँ लिख दिया, ये कार्बन नंबर 1 है, ये जैसे कार्बन नंबर 1 थी, और ये कार्बन नंबर 5 है, जैसे ये कार्बन नंबर 5 है। अब कार्बन 5 और कार्बन 1 के दरमियान ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी कार्बन 5 और कार्बन 1 के दरमियान ऑक्सीजन है। कार्बन 1 का
हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ राइट साइड पे है, जो फिफ्थ कार्बन का इधर शिफ्ट हुआ था वो यहाँ हम लिख रहे हैं। हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, ये कार्बन नंबर 2 है, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो यहाँ है उसे हम यहाँ लिख रहे हैं। H जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। कार्बन नंबर 3 का OH जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, तो उसे हम अंदर की तरफ लिखेंगे, हाइड्रोजन को राइट साइड पे। और इसी तरह से कार्बन नंबर 6 जो है, कार्बन 5 आ गया। कार्बन 4 में भी इसी तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है, जो राइट साइड पे है उसे मैंने ऊपर लिख दिया है इन कार्बन्स के, और इन कार्बन्स के भी राइट साइड पे लिख दिया है, जो लेफ़्ट साइड पे उसे लेफ़्ट पे। कार्बन नंबर 6 जो है उसके साथ H2OH लिख दिया। ये रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, लेकिन ये भी मोनोसेक्राइड है क्योंकि ये सिंगल यूनिट यहाँ पे मौजूद है। अब ये समझाने का मकसद ये है कि आगे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की तरफ जाएंगे, जो हम रिंग स्ट्रक्चर, एक रिंग स्ट्रक्चर का दूसरी रिंग स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे लिंक। इसीलिए ये रिंग स्ट्रक्चर हो गई ग्लूकोज की, और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गई ग्लूकोज की, और ये ग्लूकोज जो है दैट इज़ अ मोनोसेक्राइड, 6 कार्बन एटम कंटेनिंग मोनोसेक्राइड है। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की। अब क्योंकि मैं यहाँ बात कर रही थी इस स्ट्रक्चर में कि ये एक मोनोसेक्राइड है, 6 कार्बन रखने वाला मोनोसेक्राइड। और जैसे कि हमने बात की है आप लोगों को ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में, कि ओलिगोसेक्राइड्स ऐसे शुगर्स हैं या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें हम ओलिगोसेक्राइड्स ऐसे शुगर्स हैं, ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें 2 से लेकर 10 यूनिट्स तक आपस में अटैच्ड हो सकती हैं। अब हम आते हैं इनके अटैचमेंट की तरफ कि ये शुगर्स आपस में अटैच होती कैसे हैं। ये ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर है, जो मैंने पीछे आप लोगों को समझाई है कि हम ड्रा कैसे करते हैं। उसके साथ साथ फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर है। फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर भी ग्लूकोज की तरह ही हम ड्रा करते हैं, लेकिन क्योंकि फ्रुक्टोज जो है वो एक कीटोज शुगर है, इसकी मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ ड्रा करके दिखा देती हूँ। ये फ्रुक्टोज मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रही हूँ। कार्बन 1 हो गया, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 6 के साथ H2 और OH अटैच्ड है। यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड वो है कीटोन ग्रुप, ये कीटोन एक कार्बन हो गई। उसके बाद फिर H, थर्ड कार्बन का OH लेफ़्ट साइड पे। और ये भी बात मैंने पहले समझाई थी कि अगर 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन एटम्स अटैच्ड होंगे किसी भी मोनोसेक्राइड पे, तो उसके तीसरे कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम लेफ़्ट साइड पे राइट करते हैं। तो ये 6 कार्बन रखने वाली शुगर है, इसीलिए थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ़्ट साइड पे होगा। अब जब हम इनका बनाते हैं जो हेमीएसिटल फॉर्मेशन है, हेमीएसिटल फॉर्मेशन में ये आप समझ लें कि ये वाली ऑक्सीजन जब यहाँ से एक बॉन्ड ख़त्म करेगी तो ये इधर जाके 5वीं कार्बन के साथ, इस 5वीं कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाएगी, जिसके रिज़ल्ट के तौर पे इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। अब ग्लूकोज में कार्बन 1 के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है, क्योंकि कार्बन 1 कार्बोनिल कंटेनिंग एटम था, और इसमें कार्बन नंबर 2 जो है वो कार्बोनिल कंटेनिंग एटम है, और कार्बन नंबर 5 के साथ ये जाके हेमीएसिटल फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन को इस तरह से लिंक करता है। जब इस तरह ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से ख़त्म हो जाए और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाए, कार्बन 2 के साथ और कार्बन 5 के साथ एक बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिंकेज आ जाता है। अब इसे जब हम रिंग स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो ये हो गई हमारी कार्बन नंबर 1, और ये हो गई कार्बन नंबर 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5 और ये कार्बन 6। तो कार्बन 1 रिंग से बाहर है, कार्बन 2 ये वो वाली कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, और कार्बन
5 जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। इस तरह की रिंग बनती है फ्रुक्टोज में। फ्रुक्टोज क्योंकि कीटोज शुगर है, ग्लूकोज एल्डोज शुगर है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब दोनों की रिंग स्ट्रक्चर्स को हमने साथ साथ लिख लिया। इसके कार्बन नंबर, ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2, इन दोनों का जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, जब वो आपस में मिलेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल बनकर निकल जाएगा H2O की फॉर्म में, और ये एक ऑक्सीजन बच जाएगा। अब यही ऑक्सीजन यहाँ पे इन दोनों फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान ब्रिजिंग का काम कर रहा है, और यही बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। अब इसे हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक मोनोसेक्राइड ये है ग्लूकोज, एक मोनोसेक्राइड है फ्रुक्टोज। 2 मोनोसेक्राइड्स के दरमियान ये कोवलेंट बॉन्ड और ये कोवलेंट बॉन्ड जब ऑक्सीजन के साथ लिंक करता है तो इन कोवलेंट बॉन्ड्स को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब आते हैं तीसरी टाइप की तरफ। तीसरी टाइप है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, पेचीदा होती हैं, और ये नेचर में ज़्यादा पाई जाती हैं, और इनका टेस्ट जो है वो टेस्टलेस होती हैं। ये टेस्ट नहीं होता, कोई भी ब्रांच्ड होती हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर है ब्रांच्ड हो सकती है, और ये सेवरल मोनोसेक्राइड यूनिट्स थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये आपस में लिंक्ड होती हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की अभी हमने बात की, ऑक्सीजन लिंकेज बिटवीन 2 और मोर यूनिट्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स जब 10 तक अटैच होंगी तो वो आएगा ओलिगोसेक्राइड में, लेकिन 10 से ज़्यादा यूनिट्स अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू आपस में जुड़ी हुई होंगी तो उन्हें हम पॉलीसेक्राइड का नाम देंगे। पॉलीसेक्राइड्स का डेफिनेटली जब मॉलिक्यूलर फार्मूला ही बहुत बड़ा होगा, बहुत सारी यूनिट्स आपस में अटैच होंगी, तो उनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। ये थोड़ी बहुत वाटर में सॉल्युबल होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती, और इनकी बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे कि स्टार्च है, हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हमारी डेली फूड का ये हिस्सा है। ग्लाइकोजन है जो कि हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उस हालत में, ग्लाइकोजन की हालत में ये हमारी बॉडी में स्टोर होती है। सेल्यूलोज जो है ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है। डेक्स्ट्रेंस है, एगर है, पेक्टिन है और काइटिन है। ये भी तमाम जो टाइप्स हैं पॉलीसेक्राइड्स की, ये भी प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। सबसे पहली हम एग्जांपल इसकी पॉलीसेक्राइड की स्टार्च देख लेते हैं। स्टार्च फ्रूट्स में पाई जाती है, ग्रेन्स में पाई जाती है, सीड्स में पाई जाती है, ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले जैसे शलजम है, जैसे गाजर है, मूली है, उसके अंदर ये पाई जाती है। ये मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल्स। एनिमल जो फूड लेते हैं उनकी फूड का ये मेजर सोर्स होता है। जैसे हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, ट्यूबर्स खाते हैं, तो ये हमारी फूड, ये उनके अंदर मौजूद होती है स्टार्च, और ये डेफिनेटली हमारी भी फूड का हिस्सा है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है स्टार्च की, इसमें वाटर को ऐड किया जाता है, तो ये ग्लूकोज के मालिक्यूल्स यील्ड करती है। लातादाद ग्लूकोज के मालिक्यूल्स टूटते हैं इसमें से। स्टार्चेस 2 टाइप्स की होती है, एक अमाइलोज है, दूसरा अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज स्टार्चेस जो है 1 ब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज की, ऐसी चेन्स हैं जिनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती, और ये हॉट वाटर में सॉल्युबल भी होती हैं। लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच्ड चेन्स की फॉर्म में होती है। ये वाटर, हॉट या कोल्ड वाटर, दोनों वाटर की दोनों टाइप्स में ये सॉल्युबल नहीं है। और अमाइलोपेक्टिन जो होती है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि ब्रांच्ड है। तो इनको अमाइलोपेक्टिन हो या अमाइलोज हो, यानी स्टार्च की कोई भी टाइप हो, इसके अंदर अगर हम आयोडीन डाल देते हैं, आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं, तो ये ब्लू कलर जो है इंडिकेट करती है, ब्लू कलर देती है। ये पॉलीसेक्राइड यानी जो पॉलीमर है या कोई भी पॉलीसेक्राइड हो उसकी ये चेन दी गई है, यानी ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। फिर ये दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच हो गया और साथ दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तीसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ चौथा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच हो गया
और इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है एंड सो ऑन। इसी तरह से लातादाद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू ये यूनिट्स आपस में अटैच होती जाती हैं और लॉन्ग चेन बना लेती हैं। ये दूसरी जो टाइप है पॉलीसेक्राइड्स की, वो ग्लाइकोजन है, यानी ये एक एग्जांपल है पॉलीसेक्राइड की। इसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ एनिमल्स की बॉडी के अंदर स्टोर हो सकती है। ये सबसे पहले यानी ये बनती किस तरह से है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जब स्टोर हो जाते हैं एनिमल की बॉडी में तो वो ग्लाइकोजन की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ग्लाइकोजन जो है दैट इज़ द ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं, ये लीवर में और मसल्स में अबंडेंटली पाई जाती है। ये तकरीबन तमाम एनिमल सेल्स में मौजूद होती है। ये वाटर में इनसॉल्युबल है। ये रेड कलर देती है, यानी आयोडीन के सोल्यूशन के साथ जब ग्लाइकोजन को रिएक्ट कराया जाता है तो ये रेड कलर देगी। और ये अगर इसे हम तोड़ते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं ग्लाइकोजन में, तो ये बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यील्ड करती है। लास्ट में सेलुलोज की बात कर लेते हैं। ये भी एक पॉलीसेक्राइड है। ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है नेचर में। मोस्ट अबंडेंट इसलिए है क्योंकि नेचर में प्लांट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और हर प्लांट के अंदर के सेल के अंदर सेलुलोज मौजूद है। कॉटन जो है वो इसकी प्योर फॉर्म है, यानी अगर हम सेलुलोज को देखना चाहें तो हम कॉटन के फाइबर्स को देख सकते हैं, वो सेलुलोज की प्योर फॉर्म है। और ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल वॉल का। प्लांट के सेल की जो सेल वॉल होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। ये हाईली इनसॉल्युबल है वाटर में। वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं हो सकती। वाटर को अगर इसके अंदर ऐड किया जाए तो ये भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यील्ड करती है, यानी ग्लूकोज के लातादाद मॉलिक्यूल्स आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं तो सेलुलोज बनता है। ये ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं हो सकती क्योंकि ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंजाइम, एक बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक एंजाइम सेक्रीट करता है जिसे सेलुलेज एंजाइम कहते हैं। वो सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और ये सेलुलेज एंजाइम ह्यूमन के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मौजूद नहीं होता। ये सिर्फ हर्बीवोर्स यानी वो जानवर जो घास खाते हैं उनके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है या यीस्ट है या प्रोटोजोआ हो सकता है जो कि इस एंजाइम को सेक्रीट करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस एंजाइम को सेक्रीट करते हैं और ये एंजाइम जो कि सेलुलेज एंजाइम कहलाता है, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। इसीलिए सेलुलोज एनिमल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सेलुलोज को जब आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये कोई कलर नहीं देता।